किसी भी देश में इतनी आसानी से तख्तापलट हो जाना बड़ी आश्चर्य की बात है, वह भी आज के समय में जहां हर देश के पास एक से एक बढ़कर मिलिट्री है, वेपन है। फिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ? उनके पास तो 3 लाख सैनिक थे, लड़ने के लिए वायुसेना थी, एयरक्राफ्ट थे। फिर अफगानिस्तान के सैनिकों ने तालिबान के आगे घुटने क्यों टेक दिए? आइए इस पहले घटनाक्रम को समझने से पहले इतिहास के पन्नों को एक बार पलट कर देखते हैं। पहली बार तालिबान 1990 के दशक में सामने आया था। यह वह समय था जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी। ऐसे में इन मुजाहिदीनों ने इसका विरोध किया। मुजाहिदीन कौन लोग थे? यह एक प्रकार का कबीली संगठन है जिसका बाद में आपसी फूट के कारण इनका नाम पड़ा तालिबान। अब इन लोगों ने यूएस और सऊदी अरब से हथियार और वित्तीय मदद से सोवियत संघ के कब्जे से अफगानिस्तान को छुड़वाया, जबकि पाकिस्तान भी इंटरनली इन मुजाहिदीनों का सहयोग कर रहा था। अब अफगानिस्तान के लोगों ने मान लिया था कि उनके मसीहा आ गए हैं, लेकिन बाद में इन मुजाहिदीनों में से कुछ लोगों ने एक अलग संगठन बना दिया जिनका नाम पड़ा तालिबान। इसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान से हुई थी। अब इन लोगों ने धीरे धीरे अफगानिस्तान के छोटे छोटे कबीलों पर हमला शुरू कर दिया और अपनी इस्लामी कट्टरपंथी फैलानी शुरू कर दी। फिर बाद में अफगानिस्तान में शुरू हुआ पश्तून आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए और इस मदरसों का खर्च पूरा सऊदी अरेबिया उठाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। फिर 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद में ये तालिबान लड़ाके दक्षिणी अफगानिस्तान में चले गए थे, लेकिन फिर भी 2004 के बाद में इन तालिबान लड़ाकों ने अपनी आतंकी गतिविधियों को दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाने लगे। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता किया था कि वे लोगों को मारना बंद कर देंगे अगर वे शरिया कानून को स्वीकार कर लें। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में लोगों से वादा किया था कि वे सुरक्षा और शांति को कायम रखेंगे और वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे वे लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। यह तो वही बात हुई दोस्तों कि जैसे एक देसी गाय दिखाकर देसी घी देने का वादा करना और फिर धीरे धीरे उसमें मिलावट मिलाकर देना शुरू कर देना। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। इन सजा देने के तरीकों के कारण अफगानी समाज ने इसका विरोध होने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बड़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई थी और 10 वर्ष के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने की मनाही थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बने और इन कानूनों में सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा। अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिलाओं का बहिष्कार कर दिया जाता था। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा जाता था। इसके कुछ ही समय बाद में एक टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा यूएसए में 9/11 का हमला करवाता है, जिसके बाद में पूरी दुनिया में आतंकी खबर फैलने लग जाती है। अल-कायदा का लीडर था उस समय एक सऊदी टेररिस्ट जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। अब तालिबान ओसामा बिन लादेन की मदद करता है, उसे अपने देश में पनाह देता है। अब इस हमले की वजह क्या थी? तालिबान को लगने लग गया था कि अमेरिका अपने कई इस्लामिक स्टेटों में अपनी पश्चिमी संस्कृति को फैला रहा है, जिसके बाद में तालिबान ने इसका विरोध किया और 9/11 का अल-कायदा के थ्रू हमला करवाया। इसके बाद अमेरिका ओसामा बिन लादेन के हमले का रिवेंज करने के लिए अपनी सेना भेजता है अफगानिस्तान में, एयर स्ट्राइक करवाता है उन स्थानों पर जहां लगता है कि यहाँ पर आतंकी छुपे बैठे हैं। दिसंबर 2001 में यूएस तालिबान को पूरी तरह पीछे धकेल देता है। फिर 2011 में यूएस मिलिट्री बॉम्बिंग में लादेन को मार देती है। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ अफगानिस्तान में? जो बाइडेन ने यूएस मिलिट्री के लौटते वक्त यह कहा था कि अफगानिस्तान के पास तालिबानी लड़ाकों से लड़ने के लिए 3 लाख सैनिक है, लेकिन इसका परिणाम विपरीत हुआ। तालिबानी लड़ाकों ने कुछ ही हफ्तों में काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की सेना के घुटने टिकवा दिए। अब इसका दोषी ठहराया गया है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने, जिसने बिना युद्ध लड़े ही अपने घुटने टेक दिए और अपनी मुसीबत आने पर अपने देश छोड़कर भाग निकले। एक बहुत ही बड़े कैश के साथ उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने पर्सनल एयरप्लेन कैम एयर से पहले तजाकिस्तान गए, लेकिन बाद में नो एंट्री के चलते इन्होंने ओमान की तरफ अपना रुख किया और वहां पर उन्होंने शरण ली। रिपोर्ट्स का मानना है कि अशरफ गनी के पास 3 लाख सैनिक नहीं थे, बल्कि 3 लाख सैनिक से कम थे। यह तो बस अशरफ गनी अमेरिका से 3 लाख सैनिकों की एक लिस्ट भेजकर फंडिंग ले रहा था अपने ऐशो आराम के लिए। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े अशरफ गनी को
कई देशों से फील्ड मेकर का नेम टैग भी प्राप्त है। फील्ड मेकर मतलब कि मुसीबत के समय अपने लोगों के हित में डिसीजन लेना। लेकिन ये तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे अशरफ गनी ने अपने लोगों को बुरे हाल में छोड़कर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने देश से भाग निकले। रिपोर्ट का मानना था कि अफगानिस्तान की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट थी। गनी को उन पैसों से मिलिट्री और वेपन को अपग्रेड करना था, मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना था, और ऐसे में जो अफगानिस्तान के सैनिक है वो पुराने हथियारों के साथ लड़ रहे थे, जबकि इन तालिबान लड़ों के पास फंडिंग में लेटेस्ट हथियार मिले थे। यही कारण था कि कैसे तालिबान ने काबुल पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, गर्व कीजिए अपने देश के लीडर और हिंद की सेना का, जिनके कारण आज हम अपने अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं, वरना एक भ्रष्ट देश का क्या हाल है ये तो आपने अफगानिस्तान में हुए वाकये से आपने जान ही लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।